मैं धाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम धाद लाइव संवाद में बात करेंगे सुधीर सुंदरियाल जी से जो फील गुड ट्रस्ट से हैं और दूसरे हमारे हरेला गांव के सदस्य नीलेश जी उनसे बात करेंगे। आप सबको विदित है, सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे श्रीकोट पोखरा क्षेत्र में एक बच्ची का गुलदार द्वारा जो था मृत्यु हुई है। तो हम इसके बारे में बातचीत करेंगे कि वन्य जीव किस तरह से हमारे गाँवों में एंटर कर रहा है और किस तरह का नुकसान पहुँचा रहा है। और इसी सिलसिले में फील गुड ट्रस्ट ने 20 सितंबर को 5 बजे करीब घंटाघर देहरादून में एक सभा की थी जिसमें उन्होंने मांग पत्र अपना एसडीएम को सौंपा था। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि हम किस तरह से बच सकते हैं या कौन-कौन से एक्ट हैं, कौन-कौन से एरिया में बाँटा जाता है और अगर वो हमारे गाँव के समीप हो तो हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो स्वागत है सुधीर जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। जी, तो अभी जब तक नीलेश हमारे दूसरे अतिथि जुड़ते हैं तब तक हम सुधीर जी से बात करेंगे। तो सुधीर जी आप अपने बारे में और अपनी संस्था के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुधीर सुंदरियाल है। मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के पोखरा ब्लॉक में ग्राम डबरा से हूँ और 2014 तक मैं भी एक प्रवासी जीवन जी रहा था, दिल्ली में रहता था। 2014 जी, में अपना बोरी बिस्तर बांध के हम लोग गाँव आए और तब से लगातार गाँव का हर मुद्दा, चाहे वो कृषि, बागवानी, शिक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण, निराश्रित बच्चों की शिक्षा, हर तरह के कई तरह के कार्यक्रम लगातार दिन-रात लगे हुए हैं। यह काम जो है हमने एक ट्रस्ट के माध्यम से शुरू किया था। जब 2014 में गाँव आया था लगभग सितंबर-अक्टूबर की बात है। उसके 2-3 महीने बाद ही जो है ट्रस्ट पे हमने काम करना शुरू कर दिया था और 9 जनवरी 2015 को भल्लू लगत फील गुड चैरिटेबल ट्रस्ट नाम से हमने देहरादून में रजिस्टर करवाया और उसके बाद उस बैनर तले लगातार काम करना शुरू कर दिया था। ये काम केवल मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ सौभाग्य से काफ़ी लोग मिले, जिन लोगों का जी। एक ये सोच, ये समझ बनी कि भाई जन सरोकार का हर कार्य जन सहभागिता से हो, तो जन सहभागिता से ही हम लगातार तब से अभी तक काम कर रहे हैं। हाँ जी। जी। तो आपकी जैसे आपने बताया कि आपकी संस्था जो है कई तरह के कार्यक्रम से जोड़ती है और जी, मुख्य आपका जो उद्देश्य होता है वो गांव के लोगों को किस तरह से विकास की तरफ ले जाए। उसमें बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बागवानी हो सकती है, बच्चों की शिक्षा हो सकती है या कोई सामाजिक सुधार हो सकता है जो कि आपको उस क्षेत्र में लगता है। तो ये जान करके बहुत खुशी हुई। दूसरा सुधीर जी मैं अभी जो 20 सितंबर को देहरादून घंटाघर में आप लोगों ने एक सभा करी जिसमें कि मांग पत्र सौंपा एसडीएम को, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी जानना चाहूंगी, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि वो आपने क्यों इस कदम को उठाने के पीछे क्या कारण था? जी। मैडम ये है कि हम लगातार पिछले 3-4 सालों से ये गुलदार जी। की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंगली जानवरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ मेरे गाँव के पास ही लगभग 3-4 किलोमीटर दूर 12 तारीख को लगभग 8:30 बजे रात के एक बच्ची हुँ, को गुलदार उठा के ले गया था। उसके घर से, माँ के हाथ से जी, छीन के वो उस बच्ची को ले गया था। बहुत जी, दुखद खबर थी और इससे यहाँ मतलब दहशत में तो जी रहे थे लेकिन दहशत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम यहाँ सब कुछ आंदोलन, जागरूकता कार्यक्रम जितना शासन प्रशासन पे दबाव बनाया जा सकता था, वो सब कुछ बना ही जी, रहे थे। लेकिन पिछले 2-3 सालों से धाद संस्था और भल्लू लगत फील गुड ने एक ये बात हम दोनों संस्थाएँ इस बात पे राज़ी हुई थी कि पहाड़ में कोई भी घटना घटती है, तो स्थानीय स्तर जी, पे तो उसका जितना भी आंदोलन हो, जितना भी शासन प्रशासन पे दबाव बनाया जाए, जितना भी जागरूकता कार्यक्रम किया जाए, वो तो किया ही जाएगा। लेकिन साथ ही जी, साथ हम इंद्रमणि बडौनी चौक घंटाघर में जो है एक इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना मांग पत्र सरकार को देंगे।
भले ही सरकार उस मांग पत्र को कितना भी डिले करे या कितना भी करे, लेकिन अब हम अपना धर्म, जैसे कि धार, अपनी एक धार, धर्म धार हम मारते रहेंगे और वो घंटाघर से मारते रहेंगे। तो 20 तारीख का जो कार्यक्रम था हमारा, इसी उपलक्ष्य में था, इसी संदर्भ में था और खुशी की बात ये है कि काफ़ी लोग उसमें आए। मैं जी, किन्हीं विशेष कारणों से और यहाँ काफ़ी कुछ एंगेजमेंट थी जो हम जगह-जगह गाँव में लोगों को समझा भी रहे थे, जागरूकता कार्यक्रम चला रहे थे। तो मैं नहीं आ पाया जी, था, लेकिन हमारी पूरी टीम और धार संस्था के पूरे लोग, सब लोग वहाँ पे गए थे और उन्होंने बहुत सशक्त ढंग से, बहुत कड़ाई से अपना संदेश दिया और एसडीएम को जो हमारा माँग पत्र था, जो पिछले कुछ सालों से हम लगातार सरकार के हर माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो मांग पत्र फिर हमने वहाँ पे सरकार के जो वो थे एसडीएम थे, उनको सौंप दिया था। जी, तो बहुत जी, अच्छा रहा और सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने वो सहयोग किया था। जी। जी। तो उस माँग पत्र में आप लोगों की क्या माँगें थीं जो कि आम ग्रामीणों से जुड़ी हुई थीं? मैं तो यही सोचती हूँ कि उसमें आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत से बिंदुओं पर चर्चा करी थी और मतलब उसमें जो लिखा गया था वो किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ग्रामीणों की सुविधा के लिए और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए था। तो क्या आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, जी, जी। अ, सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, अगर हम किसी जंगली जानवर, विशेषकर गुलदार की अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये केवल जी, शासन-प्रशासन के स्तर पे ही नहीं होगी, ये हमारे स्तर पे भी होगी। तो इसलिए हमने एक समग्र माँग माँग पत्र बनाया। वो माँग पत्र इसलिए तैयार किया गया था कि वन्यजीव और मानव जीव, इनका हम अच्छे से सामंजस्य बना सकें। क्योंकि जी, बिना वन्य जीव के हम कल्पना नहीं कर सकते मानव जीवन की। क्योंकि जी, एक इकोसिस्टम है, एक ऐसा पर्यावरण के लिए हर एक की जो भी जीव पैदा हुआ है उसकी उपयोगिता है। लेकिन उसकी उपयोगिता उस समय खतरे में पड़ जाती है या वो उस समय दूसरे के लिए खतरा बन जाता है जब एकाएक उसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हुँ, आज की तारीख में गुलदार की वृद्धि एकाएक बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसे जी, किस तरह से हम कंट्रोल करें, किस तरह से उसे नियोजित करें, किस तरह से ऐसा हो कि वो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। तो इसको हमने एक अच्छे बृहद रूप में सोच करके तब हमने मांग पत्र तैयार किया था, जिसमें हम केवल गुलदारों की जनसंख्या संख्या के बारे में ही नहीं, गुलदारों को भगाने के या कई तरह के ऐसे प्रयास ने उन्हें उनकी संख्या रोकने के लिए ऐसे कई बिंदु उठाए थे जिनको हम पढ़ भी लेंगे और अभी आगे बता भी दूँगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि जंगली जीव जो है अगर ग्रामीण बस्ती की तरफ आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इसके लिए हमें ही हुँ, सोचना है। जानवर तो सोच नहीं पाएगा, इसको जी, इंसान ने ही सोचना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उनके घरौंदे में उनका जो गृहवास है, उन पे हमने कब्ज़ा तो नहीं किया? हमने कहीं वहाँ पे कुछ अपनी क कृत्यों से कुछ ऐसा तो नहीं किया? जैसे कि आप जानती हैं कि अगर मैं केवल उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड साल में इस बार तो थोड़ा-सा ऊपर इंद्रदेव की मेहरबानी रही, बारिश ठीक रही अप्रैल, मई, जून में। तो बार-बार बारिश जी, होने की वजह से उतनी आग नहीं लगी थी। नहीं तो उत्तराखंड लगभग-लगभग 3 बार पूरा उत्तराखंड जलता है, पूरे जंगल जलते हैं, हर जगह आग ही हुँ, आग होती है। इस आग का असर जो है हमें जंगली जीवों के रूप में, जो हमारे ग्रामीण बस्ती में आ रहे हैं, उस रूप में हमें दिखता है। तो इन सब बातों को कि भाई आग ना लगे, वनाग्नि को किस तरह से रोकें, है ना? अपने आस-पास हम बचाव के क्या-क्या साधन करें, इस सब पे एक बृहद रूप से हमने सभी बिंदुओं को इकट्ठा करके वो मांग पत्र तैयार किया था, जिसमें लगभग हमारी 15 माँगें थी। आज की डेट में हम आधुनिक युग में हैं। तकनीकी का एकाएक विकास हो रहा है, वो सब कुछ आने जी, वाले दिनों में भी आएगा, जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए इस समय तक जितना ज्ञान था हमारे पास, तकनीकी संसाधन है, तो उनको भी हमने सम्मिलित किया था जिसमें एआई टेक्नोलॉजी है, ड्रोन ड्रोन है, कॉलर आईडी वगैरह है ना? और तरह के सीसीटीवी कैमरे तरह के हैं। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के तब हम इस पे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, उसे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह हो गई, बहुत ही खतरनाक। और सोशल मीडिया के ज़माने में तो अगर एक घटना हो रही है, तो वो घटना सब जगह फैल जा रही है और इससे एक जी, ऐसा दहशत का माहौल बन गया है, विशेषकर महिलाओं के लिए कि हमारे यहाँ तो पशुपालन से लेके कई चीज़ें जी। एकदम से बहुत ही खतरे में आ गई हैं। ये हो गया। हुँ। सही कह रहे हैं आप क्योंकि
घर गाँव में जो है वो एक तरह से वो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें आपने कहा कि हमारे इकोसिस्टम में वन्य जीवों का भी बहुत महत्व है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारा जीवन है वो उन पर निर्भर है, वो हम पर निर्भर है। तो इस कड़ी में अगर हम जो है अगर इनको हटाते हैं या किसी भी की भी जो है नुकसान होता है तो वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के लिए खतरा ही है। तो आपने बहुत संवेदनशील बात कही कि हमें इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके जो निवास स्थान है उस पर कुछ कब्जा हो रहा है या फिर जो जैसे आपने कहा कि कभी-कभी आग लग जाती है, उस जंगलों में आग लगती है, उसकी वजह से भी उनका जो आना होता है वो गाँव ग्रामीण क्षेत्र में हो जाता है। और भी बहुत से कारण हैं, बहुत से गाँवों में पलायन हो जी, चुका जी। है, कुछ लोग कम लोग बचे हैं, कुछ बूढ़े लोग बचे हैं जो कि अपना अपनी पूरी तरह से जो है सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपने 15 मांगों का मांग पत्र एसडीएम को सौंपा है, आशा है कि उस पर विचार किया जाएगा और कुछ न कुछ लाभ हमें होगा। ये जान के भी बहुत अच्छा लगा कि आप जो है अब पूरी तरह से जो है अपने गाँव के क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगे हैं और वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो परेशानियाँ हैं उस पर भी आप अपना ध्यान रखते हैं और इस अपने फ़ील गुड ट्रस्ट की तरफ से इन बातों को उठाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने ग्रामीण भाइयों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, उनकी किस तरह से हम मदद कर सकें या बाहर रहने वाले भी लोग जो हैं अगर कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो वो उनसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी बातें जान कर के बहुत अच्छा लगा। लगता है नीलेश जी अभी तक जी, हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम जी। आगे बात करेंगे कि आपने जो सरकार से जैसे आपने खुद ही बताया कि आपकी जो 15 माँगे हैं उसमें ज़्यादातर आपने अच्छा, जी। अच्छा, ठीक है नीलेश जी से जुड़ा हो गया तो नीलेश जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी। नमस्कार, पहले तो मोहिता और माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि थोड़ा लेट हुआ। मैं शुरुआत करूँगा थोड़ा-सा इसी बात से कि जहाँ एक तरफ हम अभी जो घटना हुई थी वहाँ पे पोखरा में, वहाँ जी, पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि पलायन एक ऐसा विषय है जो पूरे उत्तराखंड की जो पूरा उत्तराखंड उसकी मार झेल रहा है। अब जी, जैसे मैं अभी आ रहा था मुझे 1 घंटा लगा देहरादून में अपने ही घर पहुँचने में 4 किलोमीटर का सफ़र पार करने में। कारण ये है कि हमारे जितने भी पहाड़ी भाई हैं, मैं खुद भी इसका दोषी हूँ कि हम पलायन करके जो है देहरादून में रहना पसंद कर रहे हैं। एक तरफ ये है कि वहाँ पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वहाँ पे जीवन है, जो वहाँ पे छोटे बच्चे हैं कहीं न कहीं उनका भविष्य ही मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक तो पलायन है जो वहाँ पे नेगेटिव बर्थ रेट दिए जा रहा है, साथ-साथ में जो अभी वहाँ पे जो बच्चे हैं, जो कि वहाँ पे जो है पैदा हो रहे हैं और वो उसकी मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल बस यही उठ रहा है, एक तरफ जहाँ हमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बचाना है, साथ-साथ वहाँ पे हमें जो है पलायन और साथ में पलायन की मार झेल रहे उन अभिभावकों को, महिला और बच्चे जो समाज के सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्गों में माने जाते हैं, उनको भी हमें बचाना है। तो कहीं न कहीं जो जी। है ये इसका एक साकेत हो निलेश जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी आपकी थोड़ी-सी आवाज़ धीमी आ रही है, क्या आप थोड़ा-सा माइक के पास या आवाज़ अपनी वो कर सकते हैं? जी, 1 मिनट रुकिए मैं यहाँ से कर देता हूँ। मैं हेडफ़ोन इस्तेमाल कर लेता हूँ, उससे थोड़ा बेटर आ जाएगा। रुकिए। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप साफ़? जी, जी, बिल्कुल। मतलब थोड़ी बेटर है? हाँ, थोड़ा-सा हाँ, अब माइक के पास थोड़ा-सा आप रहें तो मेरे ख़्याल से शायद आवाज़ ठीक आएगी। रुकिए, मैं 1 मिनट रुकिए आप। अ, अभी आपको आवाज़ साफ़ आ रही है मेरी अभी ये? जी, जी, बिल्कुल। सॉरी हाँ, माफ़ चाहिए। जी अब सही है।
हाँ, नीलेश, आप कह रहे थे, बता रहे थे कुछ पलायन और स्त्रियों के हाँ। बारे में। जी। पहले मैं यही पूछूँगा, मेरी आवाज़ तो साफ आ रही है ना आप लोगों में? जी, बिल्कुल। ओके। मैं बस ये कह रहा था कि जैसे अभी मैं जिस कारण से लेट हुआ हूँ, जिस कारण से विलंब हुआ, वो यही था कि शहर में अपने ही घर पहुँचने के 4 किलोमीटर के सफ़र में मुझे 1 घंटा लग गया। और ये कोई शहर जो देहरादून बसा हुआ है, ये बाहर के लोगों ने नहीं बसाया हुआ। हम ही पहाड़ के लोग हैं जो पहाड़ छोड़ के पलायन करके कहीं न कहीं बस रहे हैं, और देहरादून हमने बसा रखा है। तो हमारी मतलब दुर्गति ये है, इस प्रकार की है कि पलायन में पहले तो वहाँ पे अभिभावक, वहाँ पे लोग पहले ही मौजूद नहीं हैं। और जो वहाँ पे मौजूद भी होते हैं, छोटे बच्चे जो अपना जीवन वहाँ पे यापन करना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं, वहाँ ऐसी घटना हो जाती है कि एक जंगली जानवर के द्वारा जो है, एक छोटी बालिका, जो 4 साल की बालिका है, जो अभी स्कूल जाना शुरू कर रही है, जिसके पिता ने शायद सपना देखा होगा कि उसको जो है बड़े होने के बाद कुछ बनाएँगे या वो बनेगी, और वो बच्चे भी वहाँ पे जब भविष्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये डुअल चीज़ें हैं जो मार झेल रहा है पहाड़। एक तरफ पलायन की, दूसरी तरफ जो है जंगली जानवरों की। और जैसा कि सुधीर सर ने अभी बोला कि यहाँ पे जैसे हमारा एक जो वो था, नारा था हमारा कि गुलदार से गाँव को बचाओ। इसका जी। मतलब कई लोगों ने ये निकाला कि गुलदार को गोली मारो और गुलदार को खत्म करो, नहीं। हमारे लिए जितना ज़रूरी गुलदार है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए जो है पेड़ है, उतना ही ज़रूरी हमारे लिए बंदर भी है। एक इकोलॉजी है, एक एनवायरनमेंट है, जो हम 3rd क्लास में पढ़ते आ रहे थे कि पूरा एक इकोलॉजिकल साइकिल होता है। वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होता है गुलदार, जिसके खत्म होने की वजह से पूरी इकोलॉजिकल साइकिल ही खत्म हो जाएगी। सेकेंडली जो है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं जो है, जब हम गुलदार को भगाने की बात कर रहे हैं या गुलदार को हटाने की बात कर रहे हैं, तो हमें हमारे यहाँ जो भी घटनाएँ हो रही हैं, चाहे आप यहाँ पे देहरादून में देखिए कि आपदाएँ आ रही हैं। आपदाएँ सिर्फ़ वहाँ आ रही हैं जहाँ पे लोगों ने अपने घर नदियों बसाए हैं। पौड़ी में आपदा हमारे साथ गुलदार के द्वारा जहाँ पे हुआ है, अभी पोखड़ा में ही सुनील सर ने बताया कि जहाँ पे बच्ची के साथ वो घटना हुई, उनके चौक में ही जो है घास उगी हुई थी, जिसमें गुलदार जो है घात लगा के बैठा था, और उसने समय देखते ही जो है बच्ची को अपना घास बना लिया। तो हमें बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हमारे ग्राउंड लेवल पे बहुत ही कॉमन चीज़ें, बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ें, जिन पे ध्यान देना पड़ेगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जैसा हम अपने दादाजी से या पिताजी से सुनते थे कि एक हर सीज़न में जो था वो अपने घर के आस-पास की, स्पेशली जो ये दिवाली आने वाला होता था, उस समय पर सफाइयाँ करते थे, पेड़-पौधे काट लेते थे, झाड़ियाँ हटा लेते थे। तो उन सब चीज़ों में मेरे ख़्याल से इस वज़ह से हो रहा है जो कि पलायन की वज़ह से बहुत कम लोग रह गए हैं, और मेरे ख़्याल से जो लोग वहाँ पर रह भी रहे हैं, वो बूढ़े हैं, अशक्त हैं, शायद वो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या सरकार की तरफ से हमें इस चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ सहायता मिल सकती है? क्या कुछ लोग वहाँ पर लग सकते हैं? मैं थोड़ा-सा शुरुआत करूँगा थोड़ा-सा डेटा के साथ कि अगर उत्तराखंड की बात करी जाए, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसका जी। 45.44% क्षेत्र वन का है। और अगर हम जिलों की बात करें, अगर 2-3 मैदानी जिलों को हटा दिया जाए, तो लगभग सारे जिले 50% से ज़्यादा जो है वन एरिया उसमें आता है। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वन के मामले में हम क्षेत्र देखते हैं, जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जो अभी सबसे रिसेंट जो है 2023 में आई थी। हम वहाँ पे कहीं न कहीं ये भी है कि जो खेत हैं, जो बंजर पड़े खेत हैं, वो ना खेती हो रही है, ना एग्रीकल्चर लैंड में आते हैं वो, और ना ही हैबिचुअल लैंड में आते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारा आंकड़ा है, अगर 50% बोला जा रहा है, मेरे हिसाब से वो 70% होना चाहिए, क्योंकि खेत बंजर हो चुके हैं, जंगल नीचे खेतों में आना आना शुरू हो गया है। तो एक ये है। दूसरी बात ये है, अगर हम बात करें कि प्रशासन की या सरकार की, कि किस तरह से कार्य हो सकता है। अभी एक संजय गांधी नेशनल पार्क है जी। महाराष्ट्र में, वहाँ पे लर्निंग टू लिव विद लेपर्ड्स नामक प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसमें ये था कि वहाँ पे भी ऐसी घटनाएँ देखी गई थी, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या मानव वन्यजीव जो ये संघर्ष है, ये आज का नहीं है। जब से जी। मानव दुनिया में आए हैं, 10,000 बीसी जब न्यूलिथिक एज आई थी, तब भी हमने जो है जो टूल्स बनाने शुरू करे, हमने हंटिंग करी, ग्रेज़िंग या जो भी करी हमने, तब से चला आ रहा है ये। 2 जो एकदम एपेक्स प्रेडेटर बोला जाता है, जो गुलदार है या बाघ है, वो अपने पूरे फूड चेन का एपेक्स प्रेडेटर है। उसको मारने वाला जीव कोई नहीं है। वहीं इंसान भी उसी श्रेणी में आता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जब 2 अल्फा स्पीशीज़ आती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही जायज़ सी बात है। हमारा बस एडवांटेज ये है कि इंसान के अंदर जो है
थोड़ा-सा जो हमारा वो है, हमारे चेतना है, चेतना के अलावा हमारे पास जो है और चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से हम ऊपर आते हैं। लेकिन अब बात करते हैं वापस कि इसमें सरकार और शासन क्या असर कर सकता है। लर्निंग टू लिव विद लेपर्ड्स एक प्रोग्राम निकाला गया था जिसमें नंबर 1 सारे के सारे गाँवों को जो है मॉडरेट, लो और हाई रिस्क में बाँटा गया था। नंबर 2 यहाँ पे गाँव-गाँव में जाके जागरूकता फैलाई गई थी कि अगर लेपर्ड आ रहा है या गुलदार आ रहा है या कोई भी मतलब ऐसी फ्लाइंग स्पीशीज़ आ रही है, तो उनसे बचने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, जो कि सुधीर जी मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा बता पाएँगे। नंबर 3 जी। जो है ये बताया गया था जागरूक होने के साथ-साथ कि कैसे अगर गुलदार आ रहा है तो आपको किस तरह से रहना है। कल सुधीर जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जगह-जगह पे जो लोग हैं, जो महिलाएँ हैं बंगाल में, वो पीछे मुखौटा पहन के बैठती हैं ताकि जो है गुलदार को साइकोलॉजिकली वो रहे कि यहाँ पे इंसान जो है आई कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ के जा रहा है। नंबर 4 इससे सबसे बड़ी बात ये करी गई कि रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित करी गई, जो कि डीएफओ के डायरेक्ट उसमें सुपरविज़न में थी कि अगर कहीं पे भी ऐसी घटना होती है, कहीं भी पता लगता है कि यहाँ पे जो है गुलदार है या फिर एक से ज़्यादा गुलदार, मान लीजिए अगर 10 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में एक गुलदार का पूरा परिवार है, लेकिन उस एरिया में अगर किसी कारणवश 1 या 2 या 3 गुलदार की जगह 5 गुलदार आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने जो है तुरंत एक्शन लेके उनको जो है कहीं और रिलोकेट करा। तो ज़रूरी है हम अभी हमारे हमारे हाथ में बहुत कुछ है। हम अपने इंडिविजुअल एक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन साथ-साथ शासन-प्रशासन के हाथ में शक्ति है नीति बनाने की, नंबर 2 फंडिंग की और नंबर 3 विल पावर है, क्योंकि उनका काम है ये कि वो किस तरह से इसको करें। हम लोग आम आदमी हैं, हमें लोगों को यहाँ पे पहाड़ में उन्हें खाने-पीने के अलावा जो है, अपना खाना कैसे उगाना है, कैसे जीवन यापन करना है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि अगर गुलदार जिसे इंडियन लेपर्ड बोला जाता है, वो शेड्यूल 1 में आता है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। उन्हें नहीं मतलब है कि IUCN जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे शासन का जो है या प्रशासन का जो है, एक इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। अकेले अगर ये गाँव वाला होगा तो गाँव वाला पलायन से नहीं जीत पा रहा है, वो एक जंगली जानवर से जिसका वो जो इंतज़ार करेगा कि कब आके वो अटैक करने वाला है, वो उससे नहीं जीत सकता है। यहाँ पे हमें मदद की ज़रूरत है और वो शासन या प्रशासन ही कर सकता है। बहुत अच्छी बात है आपने बताई लो एंड हाई रिस्क के बारे में, रैपिड रिस्पॉन्स टीम के बारे में, महाराष्ट्र का भी जो आपने उदाहरण दिया, वो भी बहुत सही है। तो गाँव के लोग, ग्रामीण लोगों की जानकारी या जागरूकता के लिए जो आप जैसे बहुत से युवा लोग या सुधीर जी का ट्रस्ट जो है, जो काम कर रहा है, वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है और जान करके भी अच्छा लगा कि आप लोग अपने लोगों के बारे में जो कि गाँव में है, इतना सोच रहे हैं। पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे आरक्षित क्षेत्र है, अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, क्या इनके आस-पास आने वाले जो गाँव, ग्रामीण क्षेत्र या लोग हैं, वो अपने को कैसे बचाव कर सकते हैं या क्या सरकारी सहायता मिल सकती है? और वैसे भी जो जब हम पढ़ते थे या हमने स्कूलों में पढ़ाया भी है, तो उसमें जो एक्ट रूल जिसके बारे में आपने नीलेश जी बात किया था 1972 का, उसमें क्या कोई चेंजेस किए गए हैं? क्योंकि परिस्थिति पहले से अब काफ़ी अलग है। पहले दूसरी परिस्थिति हुआ करती थी, अब काल और परिस्थिति दोनों अलग हैं, तो क्या इसमें कुछ सुधार भी किया गया है? तो सबसे पहले मैं सुधीर जी से बचाव वाले कार्य पूछूँगी कि कैसे बचाव कर सकते हैं? इसमें आपका कहना क्या है हमारे ग्रामीण भाई-बहनों से? जी, अगर आप बचाव जैसे आपने बताया कि जितनी हमारी सेंचुरी है या रिजर्व फॉरेस्ट है वगैरह, है ना? तो बचाव के कई तरीके हो सकते हैं। कुछ जगहों पे जैसे गाँव जंगल के पास ही है, तो वहाँ पे हम जंगल का बाड़ीकरण भी कर सकते हैं, उस गाँव को देखते हुए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगहों पे हाथी गाँव में ना आए या बस्ती में ना आए, तो सोलर फेंसिंग वगैरह कर रखी है। तो इस तरह की सोलर जी। फेंसिंग उधर भी हो सकती है। लेकिन जैसे अब यहाँ तो हर जगह, हर गाँव जो है उसके आस-पास जैसे नीलेश जी ने भी कहा था, मैं देख भी रहा हूँ कि अब ग्रामीण बस्ती में और जंगल में कोई अंतर नहीं रहा और हुँ, जंगली जानवर भी इस वजह से ही आ रहा है कि उसे जंगली लग रहा है। घरों में घर उजाड़ रखे हैं और घरों के अंदर जो है सुअर बच्चा दे रहा है। और बाघ जो है उनकी छज्जा जो छज्जा कहते थे हम जिसे, है ना? तो हुँ, उसमें हुँ। आराम से बैठे हुए हैं, छत में बैठे हुए हैं, तो उन्हें कोई अंतर नहीं लग रहा है। तो जब तक हम उस अंतर को ना करें, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि हमेशा रिक्त स्थान की पूर्ति होती है। रिक्त स्थान जी। के संबंध में हमने खेती-बाड़ी छोड़ी, वो खाली किया तो वहाँ पे जंगली जानवर आया।
जब हम खेती-बाड़ी करते थे तो वहाँ पे उत्पादन होता था, अन्न, पानी सब कुछ हमें वहाँ पे मिलता था, आदमी भी जाता था, तो सब कुछ ठीक-ठाक, खुशहाली थी। जैसे हमने छोड़ा, इंसान वहाँ से गया, अन्न उत्पादन वगैरह सब खत्म हुआ, वहाँ पे जंगली झाड़ी हुई तो वहाँ पे आदमी की जगह तब जंगली जानवर आया और वो जंगली जानवर आज धीरे-धीरे हमारे घर तक आ गया। तो जब तक हम एक जैसे हमने पिछले के कुछ सालों से लगातार मुहिम चला रखी है कि बंजर खेतों को आबाद करो, ये हमारे आय के साधन है, उत्पादकता के साधन है, उत्तराखंड की जीडीपी में भी कुछ न कुछ य योगदान देते ही हैं, देंगे ही। करेंगे। इस बात को सरकार को भी और इंसान को भी समझना होगा। जितने हमारे हुँ। खेत आबाद होंगे, उतना जो है हम जंगली जानवर को दूर करेंगे। जितना हम खेत को बंजर करेंगे उतना जंगली जानवर हमारे पास आएगा। तो एक तो हमें ये सोचना है कि हमें इस तरफ क्योंकि हमें उत्पादन भी मिलेगा, रोज़गार मिल रहा है, तो बंजर खेतों को हम आबाद करें। अगर ज़्यादा दिक्कत है कि हम अनाज नहीं पैदा कर सकते तो बागवानी पे आ जाएँ। और इस मुहिम को पिछले 10 साल से हम लगातार चलाए रहे हैं, बल्लभ फील गुड लोगों के सहयोग से लगातार चला रहा है और कई लोगों का अपना बगीचा बन गया है। दूसरा हमें घर-घर जाके ये समझाना होगा, ग्राम पंचायत के स्तर पे ये समझाना होगा कि हम गुलदार से तभी बच सकते हैं। ये बात तो हम सच मान लें कि चाहे हम कितने भी प्रयास कर दें, सरकार भी कितना प्रयास कर दे, गुलदार को ज़मीन से खत्म नहीं कर सकते और ये उचित भी नहीं होगा। तो उसके साथ हमें रहना है। जैसे महाराष्ट्र का उदाहरण दिया था, ऐसे ही उत्तराखंड सरकार ने भी थोड़ा-सा प्रयास किया था, गुलदार का दगड़ा करके उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था। तो इस चीज़ को भी हम मान लें, गुलदार हमारे आस-पास रहेगा, लेकिन उसकी संख्या कितनी हो, इसे सरकार को सोचना है। उसकी संख्या सीमित करनी है, सरकार ने ये प्रयास करने हैं और लोगों ने ये प्रयास करने हैं कि उसके प्रति हमें जागरूक होना है। आज की तारीख में भयभीत एक चीज़ ये है कि हम जितना भय होंगे उतना वो हावी होगा। आप एक छोटा-सा उदाहरण देखिए, कुत्ता सामने आ रहा है, कुत्ता भौंकते हुए आपके पास आएगा, आप भागेंगे, वो आपको काट देगा। लेकिन आप वहीं पे खड़े होके उसे डराने का प्रयास करेंगे, वो 2 कदम पीछे जाएगा। ऐसे ही हर जंगली जानवर का है और विशेषकर जो ये बिल्ली प्रजाति में जितने भी आते हैं, ये चाहे बाघ है, तेंदुआ है, गुलदार है, ये जो भी हैं, इनके आगे हम अपना जितना बड़ा रूप करें। मैंने ये देखा है ज़्यादातर जो भी अटैक हुए हैं, वो महिलाओं पे हुए हैं और बच्चों पे हुए हैं। उसका बच्चों कारण में ये था कि बिल्कुल। महिला या तो घास काट रही होगी और बच्चा उसका तो उसे ये लगा ये सोए मुझसे होंगे छोटा तो है। भी मैं हाँ, हुँ। हाँ जी? उसे ये मतलब लगा कि ये सोए मुझसे होते हैं छोटा तब उठा दी जाती हैं। जी, बिल्कुल छोटा है। जी। हाँ, हाँ। उसे ये लगता है मुझसे छोटा है, मैं इस पे भारी पड़ जाऊँगा, है ना? या हमारा आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा जैसे कई जगहों पे अभी नीलेश जी ने जो कहा था जो हम हमारी परसों भी बात हुई थी, तो हमें इन चीज़ों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा कि अगर एकदम से आ भी गया है तो हमें भयभीत होने के बजाय अपना हाथ-पैर जितना हो सके फैलाएँ, जितना हो सके चिल्लाएँ जब भी जाएँ अपना ये बना दें बस कि डंडा हाथ में रहे। यहाँ कभी भी कुछ भी मिल सकता है तो डंडा हाथ में रहे आस-पास की झाड़ियाँ जैसे हमने ये माँग ये तो सरकार भी करेगी कि सरकार और वन विभाग से भी माँग कर रखी है, मनरेगा से भी जो है कि आस-पास की झाड़ियाँ कटवा दें, स्कूल के आस-पास की जितनी झाड़ियाँ हैं, गाँव के आस-पास की, ये सब कुछ कटवा दें। बचाव के तरीके बहुत हैं, लेकिन हमें कुछ समय जैसे सुबह के 2-3 घंटे हैं, जो 5 बजे से 6-7 बजे तक, 7-8 बजे तक का है, ये शाम का समय है। गुलदार आज की डेट में आप देखेंगे जैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, वो बस्ती के पास आ जाता है। बस्ती के पास उसे आसान शिकार मिलने का बड़ा चांस रहता है और वो मिल ही जाता है वो अक्सर। तो इन चीज़ों में कि हम शाम के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा उजाला रखें और जाएँ भी तो साथ में जाएँ, बच्चों को ऐसा ना छोड़ें। इस तरह के कई कार्यक्रम हैं जिन्हें हम आम आदमी को उनके दिमाग में ये डालना ज़रूरी है और उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करो कि गुलदार आपके साथ है, इस हिसाब से करो। बाकी जी। सरकार पे और दबाव अलग से बनाया जाएगा कि भाई गुलदार को सीमित करो, गुलदार को हटाओ, गुलदार को जो कुछ कर सकते हो और उसे कंट्रोल करो। लेकिन हमें उसके समांतर लोगों को इस तरह से करना है। मेरे एक मित्र हैं और वो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र की बात अभी हो रही थी, तो उनके यहाँ गुलदार आज से 15-20 साल पहले बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी। लेकिन वो मुझे कह रहे थे जब वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो लगातार यहाँ की घटनाओं वगैरह सब उनसे परिचित होते रहते हैं। तो उन्होंने कहा सुंदरयाल जी आज जिस घटना पे आपका इतना बड़ा रिएक्शन है, आप 5 या 10 साल बाद देखिएगा, आपका जो आदमी होगा, आपके जो लोग होंगे वो इतने हैबिचुअल हो जाएँगे कि गुलदार दिख रहा होगा, उनके हाथ में एक छोटी-सी डंडी होगी और उस डंडी से उस गुलदार को कंट्रोल कर देंगे।
तो मुझे ये लग रहा है आज की डेट में गुलदार भी हैबिचुअल हो रहा है, वो अब पटाखे से नहीं भाग रहा है, आवाज़ों से नहीं भाग रहा है। हम कितनी बार मेरे साथ कितनी बार जब मैं टू व्हीलर चला रहा होता हूँ, तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि बाइक के पास एकदम से गुलदार बैठा हुआ था। तो स्थिति ऐसी थी, ना तो मैं वहाँ पे ब्रेक मार सकता था और ना ही गुलदार भागा। तो हम गुलदार को पार करके आगे चले गए। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। इसके लिए हमें मेंटली तैयार होना पड़ेगा कि गुलदार ने रहना ही है। हमें बचाव के तरीकों पे सबसे बड़ा काम करना है, जो अपने स्तर पे होगा। सरकारी स्तर पे हमें लगातार दबाव बनाने हैं, वो अनुकूल वातावरण बनाना है जिसमें जब आदमी की संख्या को नियंत्रित करने के प्रयास हो सकते हैं और हो रही है, तो फिर ये तो गुलदार है, गुलदार बढ़ रहा है, तो गुलदार को नियंत्रित करने के लिए अब वृहद रूप में काम करना होगा। वृहद रूप में कैसे? कि परसों में हमारी बात हुई थी नीलेश जी से, ये प्रकृति का नियम है, बढ़ोतरी उसी की होगी जिसे खूब खाना मिलेगा, जिसका खूब पेट भरेगा। अगर उसकी अनाज की कुछ कमी होगी, तो वो बढ़ोतरी इस हिसाब से नहीं होगी। गुलदार को पूरा भोजन मिल रहा है, वो भोजन मिल रहा है। हम लोगों ने गाँव में जो है गाय, बछिया वगैरह जितना भी पशुधन है, उसे छोड़ रहे हैं। एक कारण ये है कि उसे अगर एक गाय को या एक बैल को वो खा दे रहा है, तो उसका हफ्ते भर का कोटा पूरा हो जा रहा है। तो प्रचुर मात्रा में उसे ये मिल रहा है, गाय गाय पशुधन मिल रहा है। और दूसरा सूअर मिल रहे हैं। सूअर जब तक छोटा है, 5-6 महीने का है, तब तक आसानी से गुलदार का वो भोजन है। और यहाँ ये हुआ कि गुलदार भी और सूअर भी एकाएक बहुत तेजी से बढ़ा है। अब सूअर भी इस वजह से बढ़ा है कि वो गाँव तक आ गया है। गाँव में उसने तो सब खेती-बाड़ी सब खत्म कर दी है। यहाँ उसे झाड़ियाँ इतनी है कि यहाँ उसे पानी भी मिल जा रहा है। जगह-जगह जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारी, वो इस तरह से कि हर 200-300 मीटर पे एक छोटा-सा गदेरा, वहाँ सूअर आराम से दिन में आराम कर रहे हैं, रात को भोजन के लिए गाँव और सगोड़ों में आ जा रहे हैं, वो खा रहे हैं। गुलदार भी उसके पीछे-पीछे आ जा रहा है। तो जो ये एक कुचक्र बन गया है, इसे हमें तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए हमारा सबसे बड़ा प्रयास जो है लोगों को जागरूक करके होगा कि अपने करना। खेतों को आबाद करो और जितने भी अपने जनप्रतिनिधि हैं उनसे जो है ग्राम सुरक्षा घेर-बाड़ों को ले लें। मुझे ये लगता है कि अगर हम सोलर फेंसिंग की हर गाँव में सोलर फेंसिंग ले लें, जितना मनरेगा का काम गड्ढे खोदने या खड़िंजा बिछाने में होता है, उतना ग्राम सुरक्षा घेर-बाड़ पे लग जाए, तो मुझे लगता है गुलदार भी सूअर भी रुकेगा और सूअर के चक्कर में गुलदार भी गाँव में आने से रुकेगा। इस तरह के कई तरह के कार्यक्रम जन सहभागिता से चलने चाहिए। जनप्रतिनिधियों को जागरूक करके चलने चाहिए, तो तब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, काफ़ी विचार आपने इस विषय पर करा होगा, तभी ये सारी बातें निकल के आई हैं। तो ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है कि हम बचाव जो है वो सोलर फेंसिंग से भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो समाज के लोगों को सोचनी होगी, वो पलायन के बारे में। कि अगर हमारा गाँव जो है खाली हो जाएगा तो गुलदार तो आएँगे ही आएँगे वहाँ पर। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि अगर मान लीजिए वहाँ पर उत्पादन फसल का नहीं हो सकता है, तो उद्यान शुरू करे जा सकते हैं, फलों का करा जा सकता है जिसमें कि धात जो है काफ़ी ग्रामीण भाइयों को मदद भी कर रहा है। तो हम अपने जो स्ट्रैटेजी है हम उसको अगर चेंज करके भी गुलदार के या वन्य जीवों के आक्रमण से अपने को बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरा जो सबसे बड़ी सोच आपने दी है कि जो गुलदार की संख्या है वो नियंत्रित होनी चाहिए। उन पर काम करना चाहिए और उन्हें अगर ज़्यादा है तो किसी दूसरे स्थान पर भेजें या मतलब उसके बारे में सरकार की जो अपनी पॉलिसी है या जो भी नीतियाँ उन्होंने बनाई हैं उस पर उनको काम करना चाहिए। साथ ही जो है जो सबसे बड़ी चीज़ आपने कही है वो जागरूकता फैलाना है क्योंकि इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएँगे तो लोगों को उतने विचार मिलेंगे और मानसिक रूप से दृढ़ होना ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटी-मोटी समस्याओं को सरकार पर छोड़ दें या हर चीज़ हम दूसरे से ही करवाना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमें अपने मानसिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा और खुद अपने बहुत से लोगों के साथ मिल कर के इससे लड़ने की मुहिम जो है वो जारी रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ जैसा आप कह रहे हैं जागरूकता के बहुत से कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपने ग्रामीण भाइयों के पलायन को रोक सकें और आपने पहले भी एक बात कही थी कि जीडीपी बढ़ाएँ, उत्तराखंड का जो है हम विकास कर सकते हैं अ, कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करके उद्यान में चले जाएँ, फलों में चले जाएँ, उसमें कार्य करके हम अपने
उत्तराखंड को ऊपर ला सकते हैं, उसकी आर्थिकी बढ़ा सकते हैं। अब मेरा नीलेश जी से विचार रहेगा, मतलब जानना रहेगा कि आरक्षित क्षेत्र, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान ये गांव के अगर पास में हो तो वो उससे उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या जो 1972 का एक्ट था वन्य जीवों के लिए, वनों के लिए, तो क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है क्या? उसके बारे में फिर से हमें एक रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद उसके कुछ जो बिंदु हमारे निकले जिनको कि लोगों के साथ साझा भी करना चाहिए। जी, नीलेश जी। मैं बात करना चाहूंगा कि थोड़ा सा ताकि सबको एक जानकारी मिले कि रिजर्व जी, फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गठित कैसे हुई है। तो जी, अंग्रेजों के काल में जो 1927 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था, उसके जी, अकॉर्डिंग जो है उस समय नेशनल पार्क वगैरह को ऐसे नोटिफाई नहीं किया जाता था, तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बांटा गया था। रिजर्व जी, फॉरेस्ट फॉरेस्ट थे जहाँ पे आपकी गाय को चराना या कुछ जैसे कोई जाता है कुछ अपनी जो है फ्यूल वूड के लकड़ी तोड़ के लाना, ये सब अलाउड था। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट में जो है आपका ग्रेजिंग, हंटिंग या फिर इवन आपका जो है छोटे मोटे लकड़ी या ईंधन के लिए सामान, ये लकड़ियां लाना, ये सब बैन था। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है, जो गांव के आसपास थे, वहां पे ये अलाउड था। और सबसे बड़ी बात ये अभी के समय में जो है, क्योंकि आजादी के बाद से ये डिक्लेयर और नोटिफाई पहले राज्य के द्वारा किए जाते हैं, फिर सेंटर के द्वारा किए जाते हैं। मैं इसमें वापस आऊंगा कि मैंने ये जानकारी क्यों दी आखिरी में। वैसे ही जो है 1972 में जो एक्ट आया था, उसके अंडर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अलग अलग में बांटा गया था। जहाँ नेशनल पार्क एक तरह ऐसे थे जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी, फिक्स्ड बाउंड्रीज होंगी। जैसे रांची नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये बनाए इसलिए जाते हैं कि यहाँ पे इन सीटों में जो है आपको किसी जैसे प्रजाति है, चाहे वो बाघ की हो गई, चाहे गुलदार की हो गई, जितनी भी फेलाइन स्पीशीज हो गई, उनको कंजर्व करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे आप बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अंडर, और इनको मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हमारे यहाँ इतनी नहीं है उत्तराखंड में, इतनी मेनली नेशनल पार्क ही है। अब वापस आते हैं कि जो रही बात एक्ट की, समय समय पे मतलब जो चाहे अंग्रेजों के काल से हुआ या आजादी के बाद से हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो सबसे रिसेंट है वो 2006 में अमेंड हुआ है, उसके बाद भी अमेंड किया गया है। हमारे यहाँ पे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लाया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो है जो पहले के लॉ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार चाहे आप सरिस्का टाइगर रिजर्व में देखें जहाँ पे कोचिंग हुई थी या कुछ भी मतलब ऐसे करप्शन हुआ था, इसकी वजह से नए नए एक्ट लाए गए हैं बार बार। ऐसी जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान हो गया, इसको लाया गया। अब इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज थी, आपको जान के हैरानी होगी, 2015 में उड़ीसा ने स्नेक बाइट को स्टेट डिजास्टर घोषित किया था। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, आप वापस आते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ पे गुलदार के द्वारा इतनी हत्याएं हो रही है। अगर हम इसको एक स्टेट डिजास्टर के फॉर्म में जो है नोटिफाई करें, अगर सरकार जो है इस तरह से देखे इसको कि इतनी ज्यादा जान जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं, और इसको एक तरह से बोला जाए कि ये एक स्टेट डिजास्टर है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो एनडीएमए एसडीआरएफ फोर्सेस हैं, इस पे साझा होकर काम कर सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर एक, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, इनकी बाउंड्रीज स्टेट के द्वारा, खासकर जो रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पे ग्रेजिंग कुछ बैंड है, पौड़ी गढ़वाल में अगर बात करें जहाँ पोखरा रेंज है, दैट इज अ रिजर्व फॉरेस्ट। वहां पे आप ग्रेजिंग के लिए जानवरों को छोड़ नहीं सकते, आप ईंधन के लिए लकड़ियां लेके नहीं आ सकते। लेकिन वहां से अगर तेंदुआ आके आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा, तो कायदे से अगर आप उसको ढूंढने भी जा रहे हैं, तो वो भी मतलब एक तरह से लॉ के अगेंस्ट आता है। हालांकि सेल्फ डिफेंस में जो है शेड्यूल वन के जितने भी जानवर अगर आप उनको सेल्फ डिफेंस में मारते हैं तो वो अलाउड है, परंतु वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एसडीआरएफ हो गया, एनडीएमए हो गया, अगर इसको एक स्टेट डिजास्टर की तरह माने, जो कि मेरे हिसाब से अगर इतने बच्चे मारे जा रहे हैं, इतने सारे महिलाएं मारी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसको उस एंगल से भी एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बाउंड्रीज को हम ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर क्यों? हमारे यहाँ पे एक और चीज है, 1927 का जो एक्ट था, उसके सेक्शन 28 में वन पंचायत का गठन हुआ था। और मैं बिल्कुल इस पे बहुत फोकस करना चाहूंगा। वन पंचायत हमारी ग्राम पंचायतों की तरह ही है, जिसपे पावर है अपने समीप के रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में डिसीजन लेने की। ये डायरेक्टली जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आते हैं, उसके पहले भी ये जो है गाँव में काम करती है। इससे फायदा ये होगा, हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं,
अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो गुलदार है, गुलदार के जो अटैक हो रहे हैं, उसमें सुधीर सर ने काफी सारी चीजें बताई, आपने काफी सारी चीजें बताई, लेकिन उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या गुलदार के लिए सुटेबल हैबिटेट है जहाँ वो रह रहा है? क्या उसका प्रे बराबर मात्रा में मौजूद है? अगर नहीं, अगर वो बस्तियों में आ रहा है, इसका मतलब नंबर एक, जो उसके शिकार है वो कम होता जा रहा है। मेरे हिसाब से पहाड़ों में गुलदार ज्यादा दिखता है, पर काकड़ या हिरन नहीं दिखते हैं। इसका मतलब वो कम होते जा रहे हैं, तो हमें उस दिशा में सोचने की जरूरत भी है कि उनका भी संरक्षण जरूरी है। ये इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ही है कि इकोलॉजिकल साइकिल में जहाँ पे एपेक्स प्रेडेटर वो अपने छोटे जो स्पीशीज हैं, चाहे वो हिरन हो गया, मुर्गी हो गई या बंदर हो गए, इनका शिकार करने की जगह जो है वो सीधा मानव पे अटैक कर रहा है। तो कह रहे हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का भी ये एंगल हो सकता है। नंबर 2, इसमें जो जो हमारे यहाँ पे कोचिंग है या फिर किसी जगह पे अगर मान लीजिए जो है पानी के स्रोत, आग लगने की वजह से कई जगहों पे जो है पानी के स्रोत खत्म हुए हैं, कई जगहों पे सुधीर सर ने बताया जो है उनके शिकार खत्म हुए हैं। तो हमें गुलदार को बस्तियों से दूर रखने के लिए उसके हैबिटेट में वो अच्छे संरक्षित तरीके से रहे, तो उस इकोलॉजिकल साइकिल पे भी ध्यान देना है हमें। अब तीसरी बात आती है कि अभी के एक्ट के ऊपर, अभी हमारे पास काफी सारे एक्ट हैं जहाँ पे वन पंचायत हो गई, वन पंचायत के द्वारा जो एजुकेशन हो गया, जैसे मैंने अभी बताया संजय गांधी नेशनल पार्क में लर्निंग टू लिव विद लेपर्ड्स नामक प्रोग्राम है, जो सुधीर सर ने बताया कि यहाँ पे भी जो है एक प्रोग्राम पैनली चलाया गया। लेकिन जरूरत ये है कि अभी आप ऐसे प्रदेश की बात कर रहे हैं जहाँ पे अगर मैं गाँव में जाके बोलता हूँ कि जियो लाइन टैंक के मानक क्या है, सब जियो लाइन टैंक लगा रहे हैं, लेकिन मानक किसी के पास नहीं होंगे। लोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया कि बारिश गिरेगी तो हमें बीमा मिलेगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जंगली जानवर अगर खराब करता है उसमें भी बीमा मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं जो है एक जो स्कीम है, स्कीमें हर साल 100 से 1000 बनाई जाती हैं, वो नीचे आम आदमी तक कभी पहुंच ही नहीं पाती है। हमें हमारी शक्तियों के बारे में पता ही नहीं है। तो बात इतनी सी है कि अभी फिर मैं बोलूंगा घुमा के, हमारे लिए प्रशासन हनुमान की तरह है, हमारे लिए हमारे जनप्रतिनिधि हनुमान की तरह है, बस वो जाग नहीं रहे हैं, तो हमें जामवंत बन के जो है उन्हें जगाने का कार्य पहले करना पड़ेगा। बहुत सुंदर। आपकी और सुधीर जी की बात में यही मुझे समझ में आया कि जागरूकता बहुत जरूरी है। जैसे आपने कुछ बहुत से पॉइंट उठाए कि इसको गुलदार की जो त्रासदी चल रही है हमारे उत्तराखंड में, उसको स्टेट डिजास्टर घोषित करके भी कम किया जा सकता है। दूसरा जो है उन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस तरह के रिसर्च भी करने चाहिए लोगों को कि वहां पर क्या उनके खाने का साधन कम हो रहा है और इसलिए वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं। और पानी के स्रोत तो कम नहीं हो सकता है ये भी एक कारण हो कि पानी के स्रोत कम हो रहे हो, तो इसलिए वो उनका आगमन जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। तो ये बहुत से ऐसे कारण हैं जिन पर हमें काम करना पड़ेगा, या जो वहाँ के लोग हैं, जैसे आपने वन पंचायत के बारे में कहा कि पहले ऐसा चलता था, तो ये सारी चीजें मुझे भी लगता है कि बहुत जरूरी है ग्रामीण क्षेत्र में कि लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं, कुछ जागरूक लोगों की तरफ से, जिससे कि उनको अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पता चले कि हम अगर इस क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या क्या जानकारियां हमें रखनी चाहिए, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो हमें किसको रिपोर्ट करना चाहिए कि वो उस पर प्रॉपर एक्शन ले सके, और इस तरह से हम इस तरह की जो भी घटनाएं हैं उनसे हम अपना बचाव कर सके। तो आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और काफी चीजें हमें सीखने को भी मिली, और शायद हमारे दर्शकों को भी इस बारे में काफी जानकारी हुई होगी, और एक तरह से एक तरह का बीज आपने प्रस्फुरित जरूर करा होगा कि लोग ये समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बारे में हम जितना सोचेंगे, विचारेंगे या आपस में बातचीत करेंगे, एक तरह की जागरूकता फैलाएंगे, तो इन घटनाओं से हम बचाव कर पाएंगे, या इन घटनाओं की संख्या को हम कम कर पाएंगे। तो आप सुधीर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, या नीलेश जी आपका कुछ कहना हो, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हो अपनी तरफ से? जी, मुझे ये लगता है कि कुछ बिंदुओं पे सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक तो जी अगर डिजास्टर घोषित हो जाए तो तब एक बड़े व्यापक रूप में उस पे काम किया ही जाएगा, है ना? पर मुझे जी लगता नहीं कि इतने में ये ऐसा कुछ करेंगे। पर वो इन्हें शासन प्रशासन को जितना भी हो इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लेना ही चाहिए। लेकिन एक दो चीजों पे किसी भी तरह से जो आग लग रही है, इस आग को जी अगर बनाग्नि को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो दिन दूर नहीं,
जिस दिन जंगली जानवर हमारे घर पे तो होगा ही, लेकिन हमारे घर के आसपास अगर हम कोई कृषि बागवानी का काम भी कर रहे हैं ना, तो हमें फूल दिखेंगे, फल नहीं दिखेंगे। इस आग से बहुत तेजी से वो सारा सब कुछ खत्म हो रहा है जो परागण के लिए उत्तरदायी होता है। परागण सही करने कह के लिए जिनकी अहम जी, भूमिका होती है, विशेषकर मधुमक्खी से लेके कीट, पतंग, हुँ, मधुमक्खी इस प्रजाति के जितने भी जीव हैं, वो बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। तो अब जो है कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि जंगलों में तो उनको जंगली जानवरों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो बस्ती के पास आएँगे, ग्रामीण बस्ती के पास आएँगे, तो वहां भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तब केवल एक ही बचता है, इंसान। तो वो दिन भी दूर नहीं है जब बंदर जो है फल की बजाय आदमी को काटना शुरू कर देंगे। बंदर, लंगूर जो कुछ भी है। तो हमें सरकार हुँ, को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए, एक विधेयक लाना चाहिए जिसके तहत कि जो भी आग लगाता है, आग अपने खेत तक सीमित हो, जो उससे बाहर जिसकी भी आग जाती है, उसे पनिशमेंट करना चाहिए, एक चीज़। और दूसरी बात, आज की तारीख में पलायन की वजह से बहुत खेत बंजर हुए हैं और उन बंजरों में कुछ ऐसे पेड़, कुकाट को तो वो कहता है कि वन विभाग कहता है कि जो कुकाट होते हैं, जो इमारती लकड़ी नहीं बन पा रही है जिनसे ये इनको काट सकते हुँ, हैं वन विभाग की परमिशन से। लेकिन कुछ ऐसे पेड़, विशेषकर जैसे माना हम चीड़ की बात करें, चीड़ है, तुन है या हुँ, और कई तरह के पेड़ हैं, हमारे खेतों में अगर उग गए हैं, तो मैं अपने खेत का पेड़ अपने आप नहीं काट सकता, उसमें भी सरकारी हुँ, दखलंदाजी है। तो हमारी बिल्कुल, लगातार ये मांग भी है कि मेरे नाप खेत में मेरी मर्जी, हुँ, मैं तून को काट करके या चीड़ को काट के वहां पे पॉली हाउस लगाऊं, वहां पे साग सब्जी उत्पादन करूं, या पॉली हाउस हटा के मैं वहां पे चंदन के पेड़ लगाऊं, जो भी हो, मेरे नाप खेत में सरकारी दखलंदाजी न हो। तो इन चीजों पे भी सरकार अगर करे तो इससे भी काफी कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि आजकल कई गांवों में मैंने ये देखा है, चीड़ उगाया है और वो चीड़ नहीं काट सकते। अगर वो खेती या हुँ, बागवानी करना चाहे वो चीड़ नहीं काट सकते। तो ये जो है ये और विषम परिस्थितियां बना रही है। अगर कुछ ढर्रे पे आ रहा है कोई सिस्टम या कोई रास्ते पे आ रहे हैं कुछ लोग, तो ये बहुत वो हो रही है। तो सरकार जल्दी से इन चीजों पे विशेष रूप से ध्यान दे और बागवानी को बढ़ाएं। खेत, बंजर खेतों को आबाद करवाना ही एक सबसे बड़ा तरीका होगा जंगली जानवरों को दूर भगाने का। आप वो देख लीजिए कि जहां, जिन हमारे जिलों में, ये उत्तराखंड के कुछ जिलों में जहां खेती बाड़ी खूब हो रही है, वहां जंगली जानवर का प्रकोप उतना कम है। जहां हुँ। पे खेती बाड़ी नहीं हो रही, वहां जंगली जानवर भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं आदमी को और चीजों को। इन चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जी, बहुत सुंदर आपके विचार, बहुत बढ़िया हैं और मेरा भी यही मानना है कि जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हों, अगर वो सरकार से जुड़े हैं या किसी इस तरह के कार्यक्रम से भी जुड़े हैं, तो इन बातों को सोचें, समझें और इस पर काम करें। क्योंकि ये बहुत बढ़िया मतलब आपने बड़ा टू द पॉइंट बात कही है कि अगर जो है हम अपने खेत में क्या लगाना है, इसकी हमें जब पूरी तरह से क्या कह सकते हैं कि आज्ञा मिल छूट जाए, मिल जाए। हमें इस तरह का जी, अधिकार मिल जाए हाँ जी, बिल्कुल, जी, हमें अधिकार मिल जाए तो हम इस तरह की जो घटनाएँ हो रहे हैं उनसे अपने को बचाव कर सकते हैं क्योंकि अगर हम चाहते भी हैं उन पेड़ों को काटना तो हम उनको काट नहीं सकते और वो पेड़ अगर हमारे किसी तरह से आय स्रोत में भागी नहीं हो रहे हैं, तो हमारे लिए वो किसी काम के नहीं है, उन पर हमें काम करना होगा और सबसे बड़ी बात कि जो पलायन हो गया और खेती नहीं हो रही है, वो सबसे बड़ा कारण गुलदार के ग्रामीण क्षेत्र में हस्तक्षेप का बन रहा है। अब मैं नीलेश जी से भी कार्यक्रम समाप्त होने से पहले पूछना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। नंबर 1 हमें वेस्ट मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा। पेरोल जी। सबसे बड़ा हमारा कारण जिसकी वजह से आग लग रही है, नैन-डांडा क्षेत्र में अगर आपने देखा होगा पिछले 5 साल से मैंने कोई घटना नहीं सुनी कि वहाँ पे कोई हुई है। मतलब एक्का-दुक्का कुछ हुई होंगी, परंतु ओवरऑल नैन-डांडा में जो है लोग पेरोल पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो वन अग्नि है, उसमें काफ़ी कंट्रोल किया गया है। नंबर 2 वन पंचायतों को हमें जो है उसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। वन पंचायत के पास जो है इतना मैंडेट होता है कि वो जंगलों में जाके हमारे यहाँ पे जो फलदार वृक्ष है खेतों में है लेकिन वो फलदार वृक्ष जो है जंगल में होने भी ज़रूरी है ताकि बाकी जानवरों के लिए भी जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन वहाँ उपलब्ध हो। चाहे बंदर हो, हुँ, चाहे कांवड़ हो, चाहे कोई भी हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा कि उत्तराखंड शैतान बच्चे की तरह है। जितना आप उसको मारेंगे, उतना वो बिगड़ता जाएगा।
इसलिए प्रतिक्रियात्मक विरोध सबसे कम तभी होता है जब सुधार भीतर से आता है। तो हमें भीतर से सुधरना पड़ेगा। ये जो हमारी प्रॉब्लम है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे जो है साथ ये मानव और वन्यजीव संघर्ष है, ये 1 साल, 2 साल, 5 साल में खत्म नहीं होगा, इस पे 10 साल लगेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। तो हमें जो है इसके लिए थोड़ा शांति से पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। और साथ ही में एक कमेंट भी आया था मानवीर जी का कि फसल बीमा योजना में जो है जंगली जानवरों को भी डाला जाए। आपको जान के हैरानी होगी कि जंगली जानवरों द्वारा किया गया नुकसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में काउंट होता है। अगर आपके यहाँ नुकसान हुआ है, आप ज़रूर जाके कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर से इसका बीमा ले सकते हैं आप इसका। तो इसके साथ में आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद आपके लिए, और आपका भी बहुत धन्यवाद चाहूँगा क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी वो है शिक्षित महिला है जो इस बारे में इतना सेंसिटाइज़्ड है, इतनी सेंसिटिव है कि इस पूरे मुद्दे को इतने अच्छे से आपने उठाया है। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद चाहूँगा। सुधीर जी का धन्यवाद चाहूँगा कि यहाँ पे जो देहरादून में इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना कुछ हुआ, वो काफ़ी समय से जो है इस पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी कल भी जो हमारे यहाँ पे घंटाघर में हमने जो ज्ञापन दिया वहाँ पे एसडीएम सर को, उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था। उनकी जो जिस तरह की सोच है, जिस तरह से वो अपने गाँव में काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो यहाँ लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद चाहूँगा दिल से। आप लोगों की वजह से ही मैं और मेरे साथ जो बाकी युवा हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं कि हमें भी इस फील्ड में जो है इन लोगों के साथ कदम से कदम मिला के आगे चलना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अच्छा नीलेश जी। लगा। धन्यवाद निकिता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा जी, आप लोग के से वार्ता करके, और बहुत सी चीज़ें निकल कर के आई जो हमारे सभी दर्शक जो देख रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, उनके लिए लाभदायक हो सकती हैं। और आपने बहुत अच्छा कहा नीलेश जी कि हमें धैर्य रखना होगा, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो होता है वो तुरंत नहीं हो सकता। उसके लिए हमें एक अभियान जैसा चलाना होता है, क्योंकि विचारों के मंथन से जो हमारा निकल के आता है उस पर हमें कार्य करना पड़ता है। तो खाली प्लान बनाने से या कार्य करने से भी नहीं हो पाएगा, हमें क्रियान्वित करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और जब आपके जैसे सुधीर जी के जैसे बहुत से लोग जुड़ेंगे और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएँगे, तो मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर होगा कि हमारे उत्तराखंड का एक नया चेहरा सामने आएगा और हम हर तरह की जो परेशानियाँ हमारी हैं, उन पर विजय पाएँगे। चाहे ये गुलदार का छोटा-सा केस हम जिसको कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें सारे लोगों को बहुत सोचना और समझना पड़ेगा और उसी तरह से क्रियान्वित करना पड़ेगा कि हम इस घटना को जो है एक दूसरे रूप में देख सकें, और जिससे कि सारे ग्रामीणों का भी भला हो, लोगों का भला हो और हमारे उत्तराखंड की जीडीपी पर भी काम हो सके। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत-बहुत मैं अपने देखने वाले दर्शकों से कहना चाहूँगी कि हमारे वीडियो के नीचे बहुत से नंबर हैं, अगर आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं या हरेला उद्यान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, तो आप उन नंबरों पर बात करके, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। आभार आप दोनों का। धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद नीलेश भाई।